हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में लिए गए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो आपका आंसर सी सही है। 135 वर्ष का अंतर होता है शक संवत और विक्रम संवत में। फ्रेंड्स, शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में और विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईस्वी में। आप 78 प्लस 57 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 135। तो 135 ही शक संवत और विक्रम संवत में अंतर होते हैं। फ्रेंड्स, शक संवत और विक्रम संवत से संबंधित भारत में कई कैलेंडर का प्रचलन है। विक्रम संवत हिंदू चंद्र कैलेंडर, इसका प्रचलन हुआ था 57 ईसा पूर्व में। इसे राजा विक्रमादित्य द्वारा शक शासकों पर अपनी विजय को चिन्हित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह चंद्र कैलेंडर है क्योंकि यह चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। इस कैलेंडर के तहत प्रत्येक वर्ष 12 महीनों में तथा प्रत्येक माह को 2 पक्षों में बांटा गया है। माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष के साथ होती है तथा एक वर्ष में 354 दिन होते हैं। चंद्रमा की उपस्थिति वाले आधे भाग को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। यह अमावस्या से शुरू होता है, पूर्णिमा पर समाप्त होता है। यह 15 दिन का होता है। 15 दिन में चंद्रमा का आकार प्रतिदिन घटता हुआ प्रतीत होता है, उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। यह पूर्णिमा से शुरू होता है तथा अमावस्या पर समाप्त होता है। इसमें 5 साल के चक्र में प्रत्येक तीसरे और 5वें वर्ष में 13 महीने होते हैं। 13वें महीने को अधिक मास कहा जाता है। यह विक्रम संवत हिंदू चंद्र कैलेंडर की जानकारी थी। शक संवत हिंदू सौर कैलेंडर, शक संवत 78 ईसा पूर्व का है। इसकी शुरुआत शक शासकों द्वारा कुषाणों पर अपनी विजय को चिन्हित करने के लिए की गई थी। यह एक सौर कैलेंडर है। इसकी तिथि निर्धारण प्रणाली पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाली समय यानी लगभग 365 से 1/4 दिनों के मौसम वर्ष पर आधारित होती है। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1957 में आधिकारिक कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था और इसमें प्रत्येक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था शक संवत हिंदू सौर कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर इस्लामिक चंद्र कैलेंडर, इसका शून्य वर्ष 622 ईस्वी का है। इसका आरंभ पहले सऊदी अरब में हुआ और इसके तहत एक वर्ष में 12 महीने या 354 दिन होते हैं। इसके प्रत्येक माह को मुहर्रम कहते हैं। हिजरी कैलेंडर के 9वें महीने को रमजान कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर वैज्ञानिक सौर कैलेंडर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग नागरिक कैलेंडर के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग वर्ष 1582 से शुरू हुआ था। इसका नाम पोप ग्रेगरी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने कैलेंडर प्रस्तुत किया था। इसने पूर्ववर्ती जूलियन कैलेंडर को प्रतिस्थापित किया क्योंकि जूलियन कैलेंडर में लीप वर्ष के संबंध में गणना सही नहीं थी। जूलियन कैलेंडर, इसमें 365.25 दिन होते थे। तो फ्रेंड्स, यह वो सारे कैलेंडर हैं जो भारत में वितरण होते हैं। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, बलिदान। यजुर्वेद को कभी कभी बलिदान के ज्ञान के रूप में भी अनुवादित किया जाता है। फ्रेंड्स, यजुर्वेद में यजुर के और भी कई अर्थ होते हैं, जिसमें पूजा या त्याग और वेद जिसका अर्थ ज्ञान होता है, यह सभी यजुर्वेद में यजुर के अर्थ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में प्राचीन ग्रंथों का एक समूह है और इसमें वैदिक काल से 1028 संस्कृत स्त्रोत हैं और ऋग्वेदिक देवताओं को समर्पित 10,600 श्लोक है ऋग्वेद में, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पाठ को वेदांत कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। किस शासक के अधीन चौथे बौद्ध परिषद का गठन हुआ था? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर सी सही है, कनिष्क शासक के अधीन चौथे बौद्ध परिषद का गठन हुआ था। फ्रेंड्स, 4 बौद्ध परिषदें हुई थी, तो जिसमें पहली बौद्ध परिषद थी अजातशत्रु के शासनकाल में। पहली बौद्ध परिषद का गठन हुआ था राजगृह में और उस समय उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, आपको याद रखना है। दूसरी बौद्ध परिषद का गठन हुआ था कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में, उस समय उसके अध्यक्ष थे सुबुकामी, दूसरी बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे।
तीसरी बौद्ध परिषद का गठन हुआ था अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय उसके अध्यक्ष थे मोगालीपुत्र। तीसरी बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध परिषद का शासनकाल था कनिष्क के समय और उस समय इन्होंने कुंडल वन में यह चौथी बौद्ध परिषद का गठन किया था और उसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। तो फ्रेंड्स, यह थी आपके चारों बौद्ध परिषदों की जानकारी आपको इस क्वेश्चन में मिल चुकी है। सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा राज्य में स्थित है सूर्य भगवान को समर्पित विशाल मंदिर। उस मंदिर को कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको यह याद रखना है। वर्ष 1250 में इस मंदिर का निर्माण किया था पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को इस मंदिर का निर्माणकर्ता कहा जाता है। फ्रेंड्स, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगोड़े के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। 10 रुपए के नोट के पीछे भी कोणार्क के मंदिर का रेखाचित्र होता है। अब बात करें अगर नोट की, तो इस नोट पर 17 भाषाओं में, इसके आगे हिस्से में 17 भाषाओं में इसका मूल्य लिखा होता है, जबकि इसके पीछे भाग में एक भाषा पट्टिका है जिसमें भारत की, फ्रेंड्स, कितनी भाषाएं लिखी हैं, तो इसमें भारत की 15 भाषाएं अंकित होती हैं। तो यह थी 10 रुपए की नोट के साथ साथ कोणार्क सूर्य मंदिर की जानकारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, हुलास। यह सिंधु सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में और भी कई स्थल हैं सिंधु सभ्यता के, जिसमें मंडी, सनौली, सोथी, आलमगीरपुर, बड़गांव, यह सिंधु सभ्यता के स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दियोफर में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, तो यह किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन सी सही है, असम राज्य में स्थित है दियोफर। दियोफर यह असम सरकार के तहत एक संरक्षित पार्क है और स्थल संग्रहालय है। दियोफर पुरातात्विक स्थल में फ्रेंड्स दियोपानी वन भी पाए जाते हैं। दियोपानी वन एक कृत्रिम भांग के पौधों के लिए प्रसिद्ध वन है, यह आपको याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स, वह प्रसिद्ध था, आपका ऑप्शन सी सही है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। अब बात करें अगर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 से 470 तक इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। आपका ऑप्शन बी सही है, मिलिंद पनाहो। यह प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। फ्रेंड्स, मिलिंद पनाहो एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना 100 ईसा पूर्व की थी। इस ग्रंथ के समय बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं भारत ग्रीक शासक मिलिंद के बीच हुई बातचीत का वर्णन है मिलिंद पनाहो में। मानव के हाल के पूर्वज हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही है, क्रो मैग्नन मनुष्य। यह आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज हैं। फ्रेंड्स, एक एक करके इन तीनों मानव के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले जावा मानव के विषय में। जावा मानव का जीवाश्म यूजिन डुबियोज द्वारा मध्य जावा से प्राप्त किया गया था। जावा मनुष्य गुफाओं में रहते थे और हड्डी और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे। इनकी उत्पत्ति का समय 1.5 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व का है। यह पहले वह व्यक्ति थे जिन्होंने शिकार, सुरक्षा और खाना पकाने के लिए आग का इस्तेमाल किया था। इन्हें इरेक्ट एप मैन के नाम से भी जाना जाता है। पेकिंग मानव, जिन्हें होमो इरेक्टस प्रजाति का विलुप्त मानव जो बीजिंग के पास जोउकोडिन की प्रजातियों में पाया जाता है। पेकिंग मैन की पहचान डेविडसन ब्लैक ने 1927 में एक दांत के आधार पर इनकी खोज की थी पेकिंग मानव की। निएंडरथाल, यह मानव जर्मनी में निएंडर की घाटी में इस आदि मानव की कुछ हड्डियां मिली थी, इसलिए इन्हें निएंडरथाल मानव कहा जाता है। यह था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना
किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, अरिखमेडु। इस पुरास्थल की खुदाई से भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसकी अभिलेख में मिलता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, रुद्रदमन की जूनागढ़ अभिलेख से काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना इनके अभिलेख से मिलता है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, ईरानियों द्वारा पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। ईरानियों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और इस समय वहाँ का राजा था डेरियस प्रथम। यह ईरान का शासक था। इसने हिंदू कुश दर्रा के माध्यम से भारत पर आक्रमण किया था। 516 ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत सिंध और पंजाब के क्षेत्रों पर इसने अपना कब्जा कर लिया था और सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने तक ये सभी क्षेत्र ईरान साम्राज्य के अधीन थे। तो फ्रेंड्स, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो आपका आंसर इसी में है, वह पहला विदेशी था ईरान का राजा डेरियस प्रथम, जिसने भारत पर पहले आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो फ्रेंड्स, आपका आंसर बी सही है, अशोक के स्तंभ 249 ईसा पूर्व यह बताते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। तो फ्रेंड्स, अशोक के ही स्तंभ से यह जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन या पहला उपदेश दिया था। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन बी सही है, नागार्जुन। यह पहले बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है, चालुक्यों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो आपका ऑप्शन सी सही है, भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने बांटा था। यह मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में वर्णित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप आपका ऑप्शन बी सही है, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। फ्रेंड्स, सांची का प्राचीन नाम क्या है? तो सांची का प्राचीन नाम काकानाया बोता श्री पर्वत के नाम से भी सांची को जाना जाता है। सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, आपका ऑप्शन बी सही, 305 ईसा पूर्व में उसने सेल्यूकस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू स्तंभ जो राजस्थान में स्थित है और इसी स्तंभ को अशोक ने प्रियदर्शी भारतीय सम्राट की किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह स्तंभ भाब्रू स्तंभ राजस्थान में स्थित है। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन सी सही है, एक गणतांत्रिक जनजाति थी। पढ़ानी के अष्टाध्यायी में योद्धे का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है यह कि पढ़ानी के अष्टाध्यायी में योद्धे का उल्लेख मिलता है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही है, कर्पूर मंजरी हर्ष, यह सही सुमेलित नहीं है। मुद्रा राक्षस, इसके लिए रचयिता विशाख दत्त हैं। सौंदर्य नंद, अश्वघोष, मालिका विघ्नमित्र, कालिदास। परंतु कर्पूर मंजरी, यह इनकी कर्पूर मंजरी के रचनाकार राजशेखर हैं और हर्ष या हर्षवर्धन के बारे में हर्षचरित की रचना की थी बाण भट्ट ने। हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य के महान शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह वर्ष कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स वह वर्ष होगा, आपका ऑप्शन बी सही है, 601 वर्ष होगा विक्रम संवत में। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की थी? तो आपका ऑप्शन डी सही है, कुषाण वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की थी। फ्रेंड्स कुषाण वंश के लोग स्वयं को देवतुल्य मानते थे। कुषाण वंश प्रथम शताब्दी ईस्वी से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक रहा था। उनमें उनके राजा कुजुल कुडफेसस, यह भारत में कुषाण वंश की नींव रखने वाले पहले यूजी प्रमुख थे। इनके बाद इनके दूसरे राजा वेमा कटफिसेस थे, जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। और सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक जिन्हें आप जानते हैं कनिष्क था। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था। कनिष्क ने ही शक युग की शुरुआत की थी। फ्रेंड्स यह था इस क्वेश्चन का आंसर। सेतुबंधु का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो आपका ऑप्शन बी सही है, वाकटक वंश का शासक था सेतुबंधु का रचनाकार प्रवर सेन। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए सही है, दशावतार मंदिर देवगढ़, यह गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही है, दिनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को कहते हैं। जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी सही है, बौद्ध धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है जातक। जातक एक साहित्यिक ग्रंथ है जिसमें 500 से अधिक कथाएं हैं और पाली की प्राचीन भाषाओं में लिखी गई 15 गाथाओं का 10वां ग्रंथ है ये।